सबसे सॉलिड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि खबर बड़ी है। अगले 60 मिनट तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपको सिर्फ यहां मिलेगी खबरों को सबसे दमदार तरीके से समझाने की गारंटी। बिल्कुल, तो जल्दी से आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आज के बुलेटिन में क्या कुछ खास होगा आपके लिए, क्योंकि खबर बड़ी है। सबसे पहले आपको बताएंगे अयोध्या, जी हां, रामलला की जन्मभूमि में क्या हो रहा है और क्या शुभ समाचार है। बिल्कुल, और हमारी दूसरी आज की बड़ी स्टोरी होगी 8:06 पर। आप देख पाएंगे हिंदू धर्म का अपमान करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री की चीनी बोली के पीछे कितने करोड़ रुपए हैं। बिल्कुल, और 8:11 पर हम आपको उस टैंक के बारे में बताएंगे जो जमीन या फिर रेत पर नहीं, लेकिन चीन को मुकाबला देने के लिए पहाड़ पर भी चढ़ जाता है। बिल्कुल, आज की हमारी चौथी बड़ी खबर, क्योंकि खबर बड़ी है, उसके बाद हम आपको पद्मनाभ मंदिर की एक रहस्यमय कहानी सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि मंदिर के 7वें दरवाजे के पीछे क्या है। और 8:28 पर हम आपको दिखाएंगे खबर बड़ी पर, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे रिपब्लिक भारत का एक्सक्लूसिव ऑपरेशन हैवान। और उसके बाद कश्मीर की खबर होगी, जहां एक बीजेपी नेता का अपहरण हो गया। इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कश्मीर में तिरंगे और भारत की बात करना गुनाह है। और 8:36 पर हम आपको आज दिखाएंगे खबर बड़ी है पर पाकिस्तान की खबर। खबर तो बड़ी होगी ही, क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना पर कोई और नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अपने सांसद पाकिस्तान की संसद में सवाल उठाने लगे हैं। बिल्कुल, ये खबर होगी 8:36 पर। ये हमारी प्रमुख खबर होगी। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। खबर बड़ी है, क्योंकि खबर है 135 करोड़ भारतवासियों के बारे में। खबर है उस 240 फीट ऊंची और 145 फीट चौड़ी इमारत की। बात कर रहे हैं हम रामलला के घर की, बात कर रहे हैं हम अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की, जो ये एक ऐसी इमारत है जो कि बहुत समय बाद सुलझी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुलझाया। जी हां, पूरे हिंदुस्तान की नजर इस पर थी। ये है वो राम मंदिर। जी निधि। बिल्कुल ऐश्वर्या, चलिए दर्शकों को जल्दी से ये बता देते हैं कि ये जो ढांचा है अयोध्या का राम मंदिर, रामलला के मंदिर का, वो किस तरह से है। और इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 75 लाख करोड़ की ये संपत्ति होगी पद्मनाभ मंदिर की। लेकिन राम मंदिर कैसा होगा, ये राम मंदिर कैसा होगा, ये हम आपको बताएंगे। 128 फीट ऊंचा होगा ये राम मंदिर। ये इसका जो मॉडल है वो भव्य तरीके से तैयार हो चुका है, और जो कि अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है कैसा होगा राम मंदिर। इसके अलग अलग पड़ाव हम आपको बता रहे हैं कि 140 फीट चौड़ा होगा, 128 फीट लंबा होगा, 268.5 फीट ये लंबा होगा ये राम मंदिर का जो पूरा प्रारूप है। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि मंदिर में कुल जो स्तंभ होंगे वो 212 स्तंभ होंगे। मंदिर में प्रवेश के लिए 5 दरवाजे भी बनाए जाएंगे, जो कि 5 द्वार जिसे कहा जाएगा। इसका अष्टकोणीय आकार होगा, ये भी बड़ी बात होगी राम मंदिर के लिए। और इसके अलावा कई और बातें, जिसमें गौशाला होगी राम मंदिर परिसर में ही। और फिलहाल एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि किस तरह से शुभ घड़ी आने वाली है। वो समय निकट आता जा रहा है जब पूरे हिंदुस्तान का सपना साकार होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। राम की जन्मभूमि में ही बनेगा ऐसा भव्य मंदिर जिसे देख दुनिया हैरान रह जाएगी। और अब इसके निर्माण की तारीख भी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण की आई शुभ घड़ी। पीएम मोदी रख सकते हैं नींव। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8वें महीने में अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है।
और बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के लिए खुद पीएम मोदी पहुंच सकते हैं। जल्द आ सकती है राम मंदिर निर्माण की शुभ तिथि। आज भारत को सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में खुद अयोध्या आ सकते हैं, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर हर किसी के मन में हर्षोल्लास का भाव है। बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि मंदिर की नींव रखने के लिए पीएम मोदी अगस्त में अयोध्या जा सकते हैं। 3 या 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जा सकते हैं। किस दिन होगा भूमि पूजन, किस मुहूर्त में रखी जाएगी नींव, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी घोषणा ट्रस्ट की 18 जुलाई की बैठक में हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भूमि पूजन करके प्रधानमंत्री भव्य मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को अयोध्या दौरे के लिए पत्र लिखा था। ट्रस्ट अध्यक्ष ने यह भी लिखा था कि वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं, बल्कि मोदी स्वयं अयोध्या आएं और राम मंदिर निर्माण की नींव रखें। राम मंदिर का शिलान्यास 1989 में हो चुका है। अब सिर्फ पीएम निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान अयोध्या आ सकते हैं। हालांकि कोरोना के मद्देनजर भूमि पूजन कार्य में कोई भीड़ या समारोह आयोजित नहीं होगा। श्रावणी पूर्णिमा का मुहूर्त, अनंत चतुर्दशी का भी विकल्प। पीएम को भेजी गई आमंत्रण की चिट्ठी में श्रावणी पूर्णिमा के मुहूर्त का जिक्र है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर पीएम मोदी की उपलब्धता की जानकारी देनी है। माना जा रहा है कि अगर इसमें कोई व्यवहारिक या तकनीकी अड़चन आएगी तो अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त भी विकल्प है। ट्रस्ट इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ आयोजित करना चाहता है, जिससे मंदिर निर्माण के श्री गणेश का संदेश पूरे विश्व में जाए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। राम मंदिर मॉडल और उसके आकार को लेकर भी तस्वीर साफ होने लगी है। मंदिर निर्माण को लेकर मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के पुत्र आशीष चंद्रकांत सोमपुरा का दावा है कि मंदिर के डिजाइन में बदलाव हो सकता है। मंदिर पिंक स्टोन से बनेगा और इसमें लोहे का प्रयोग नहीं होगा। राम मंदिर का मॉडल तो नहीं बदलेगा, मगर डिजाइन में बदलाव होगा। इसी उद्देश्य से ट्रस्ट ने 18 जुलाई को बैठक बुलाई है। वैसे वीएचपी ने कई साल पहले ही मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग नक्शों पर विचार किया और फिर एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को राम मंदिर का मूल स्वरूप माना जाता है। इस प्रस्तावित नक्शे के मुताबिक मंदिर 128 फीट ऊंचा, 140 फीट चौड़ा और करीब 268 फीट लंबा होगा। इस 2 मंजिला मंदिर में 212 स्तंभ होंगे। मंदिर में 5 प्रवेश द्वार होंगे। रामलला की मूर्ति निचले स्तर पर विराजमान होगी। पूरे मंदिर के निर्माण में करीब 1.7 लाख घन फुट पत्थर की आवश्यकता होगी। वैसे भूमि पूजन से पहले कार्यशाला में रखे पत्थरों को चमकाने का काम होना है। पत्थरों की मंदिर परिसर में शिफ्टिंग होनी है। बड़ी मशीनों और पत्थरों को ले जाने वाली सड़क मार्ग को मजबूत बनाने का काम होना है। भक्तों का सपना है कि मंदिर इतना भव्य और विशाल हो कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि मंदिर का निर्माण 2022 की रामनवमी तक हो जाएगा। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। भक्तों का सपना पूरा करने के लिए ट्रस्ट कोशिश कर रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। लखनऊ में समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आपने ये विशाल रिपोर्ट रामलला के मंदिर की। भगवान राम के नाम पर विरोधी, जी हां, भगवान राम के नाम पर विरोधी बयान देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री अब बात कर लेते हैं केपी शर्मा ओली की। अब एक नए विवाद में फंस गए हैं वो, और ये ऐसा विवाद है निधि कि संभले नहीं संभलेगा उनसे।
जी निधि। नेपाली पीएम की कलंक कथा। अयोध्या कांड के बाद रिश्वत कांड। पैसों के लिए ओली ने बेचा जमीर। ड्रैगन की चाल बेनकाब। भगवान श्री राम को नेपाल का बताने वाले और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले केपी शर्मा ओली। कहने को तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनकी डोर चीन के हाथ में होने की वजह से ये एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। नेपाल के एक गांव को अयोध्या और श्री राम को वहां का राजकुमार बताने वाले ओली की सच्चाई पूरी दुनिया जान गई। ओली की खुद अपने देश में किरकिरी हुई। ओली कितने भ्रष्ट हैं ये बात पूरी दुनिया जानती है। उसी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ओली ने चीन के इशारे पर भारत विरोधी बयान देना शुरू किया, लेकिन इसके पीछे चीन की चालबाजी थी। गलवान कांड के बाद जो चीन की किरकिरी हुई, उससे चीन सीधे तौर पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता था। कूटनीतिक स्तर पर भारत से मात खाने के बाद चालबाज चीन ने नेपाल के रिश्वतखोर प्रधानमंत्री ओली को मोहरा बनाया और बतौर हथियार इस्तेमाल किया, क्योंकि चीन को पता था कि लालची नेपाली पीएम को जैसे चाहे वैसे नचाया जा सकता है। वैसे ही नेपाल चीन के बोझ तले दबा हुआ है। ओली को भारत विरोधी बयान देने के लिए उनके जेनेवा स्थित स्विस बैंक अकाउंट में 41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने स्विस बैंक में जमा राशि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर के तौर पर जमा की है। इस अकाउंट में पैसे रखने की वजह से ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य को हर साल करीब 2 करोड़ रुपए का फायदा मिलता है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस के मुताबिक ओली ने 2015-16 के अपने पहले कार्यकाल में भी कंबोडिया के टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी पैसे निवेश किए थे। ओली ने सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2018 में डिजिटल एक्शन रूम बनाने की डील चीन की कंपनी वावे को दे दी। मई 2019 में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन ने हांगकांग की चीनी कंपनी के साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैयार करने की डील की थी। इस साल चीन की कंपनी GTE के साथ 4G नेटवर्क लगाने का सौदा भी हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट करीब 1107 करोड़ रुपए की लागत से पूरे किए जाएंगे। ओली के इन कंपनियों को काम देने के तरीके का नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विरोध भी हुआ था। ओली रिश्वतखोर हैं, ये दुनिया को कानों कान खबर नहीं थी, लेकिन स्विस बैंक अकाउंट में चीन की तरफ से 41 करोड़ रुपए जमा होने की खबर ने ओली की इज्जत तार तार कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ओली की संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। ओली ने कई बाहरी देशों में भी संपत्तियां खरीदी हैं। इसके एवज में ओली ने चीन को नेपाल में अपना बिजनेस प्लान लागू करने में मदद की है। इस प्लान में नेपाल में चीन की राजदूत हो यांग की मदद कर रही हैं। खबरों के मुताबिक तब नेपाल में चीन के राजदूत वू चुनताई ने ओली की काफी मदद की थी। ये सौदा ओली के करीबी बिजनेसमैन अंग शेरिंग शेरपा ने कराया था। सौदे में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हू शेन और चीन के राजनयिक बो जियांगियो भी शामिल थे। इतना ही नहीं, नेपाल ने चीन से 621 करोड़ रुपए की लागत से कोरोना के लिए PPE किट और टेस्टिंग के सामान खरीदे थे। इनमें से ज्यादातर खराब थे, साथ ही इनकी कीमत भी ज्यादा थी। इसे लेकर नेपाल में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। इस मामले में नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर और ओली के करीबियों की जांच चल रही है। भारत के खिलाफ मुंह की खाने वाले चीन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। चीन ने भारत के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी। अब वो कूटनीतिक स्तर पर छिपकर वार कर रहा है। चीन इसी तरह नेपाल की सरकार को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। यही नहीं, चीन अपने पड़ोस में मौजूद गरीब अर्थव्यवस्था वाले देशों के भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। साफ है कि ओली अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और अपनी नाकामी से अपनी कुर्सी बचाने के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आए, लेकिन यही मुद्दा उनके लिए गले की फांस साबित हुआ।
अब ओली चीन के बुने जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं और उनका जाना तय माना जा रहा है। मतलब ओली को अपने किए की सजा मिलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर बड़ी है में हमारी तीसरी बड़ी खबर, भागो चीन टैंक आया। ऐश्वर्या, चीन खुद तो साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ और वो पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को पैसे के जरिए अपना पिट्ठू बनाए हुए है। बिल्कुल निधि, और ये एक ऐसा टैंक है जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे इस टैंक के बारे में, जो पूरे विश्व भर में सिर्फ 2 ही देश बनाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 देश निधि, और ये हमारे दर्शक जान ले, एक चीन और दूसरा रूस। चीन ने किसी और को ये तकनीक, ये टेक्नोलॉजी दी नहीं, लेकिन भारत जानता है कि चीन अगर आंख दिखाएगा तो उसको टक्कर कैसे देनी है। भारत का पुराना दोस्त रूस भारत की मदद करेगा और इसीलिए माना जा रहा है कि चीन को टक्कर देने के लिए यह पहाड़ों पर चलने वाला अति हल्का टैंक जल्द से जल्द भारत आएगा। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट, खबर बड़ी है पे। दिखने में छोटे लेकिन घाव करे गंभीर। कुछ ऐसे ही ये छोटे साइज के लेकिन बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली टैंक, और यही टैंक अब भारत चीन के सामने उतारने वाला है। ऐसे टैंक जो चीनी सेना की नाक में दम कर कर रख देंगे। चीनी सेना की हर साजिश पर ऐसा धमाका करेंगे कि उसकी गूंज लद्दाख से बीजिंग तक सुनाई पड़ेगी। चीन से निपटेंगे छोटू टैंक, लद्दाख में सेना की ताकत। चीन के साथ सीमा पर तनातनी को देखते हुए भारत ने एक ऐसा तीर अपने तरकश में शामिल करने का मन बनाया है। सेना को इमरजेंसी में लाइट वेट टैंक्स खरीदने की परमिशन दे दी गई है। इन हल्के मगर बेहद असरदार और ताकतवर टैंक्स को खासतौर से पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए बनाया जाता है। लद्दाख जैसे इलाकों में इनकी बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। खबरों के मुताबिक लद्दाख में तनाव के बाद ही सेना को इमरजेंसी खरीद के लिए इन टैंकों को खरीदने की हरी झंडी दे दी गई है। दरअसल अप्रैल महीने में चीन ने एलएसी के पास नए टाइप 15 लाइट टैंक्स तैनात कर दिए। चीन ने झिजियांग प्रांत में इन टैंकों के साथ युद्धाभ्यास भी किया है। चीन के इन हल्के टैंकों की तैनाती के बाद से ही भारतीय सेना सतर्क है। आसानी से सीमा पर तैनाती। सेना ऐसे टैंक खरीदना चाहती है जिन्हें हवाई रास्ते से आसानी से जरूरत की जगह पर पहुंचाया जा सके, यानी जरूरत पड़ने पर उन्हें फॉरवर्ड लोकेशंस पर लैंड या एयर ड्रॉप किया जा सके। आपको भी ये खबर जाननी चाहिए क्योंकि ये देश के लिए बेहद बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चीन ने सीमा पर अपनी तरफ अच्छा खासा रोड नेटवर्क तैयार कर लिया है। वहीं भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे में इन टैंक्स के मौजूद होने से चीन की तरफ से होने वाले किसी भी उकसावे का भारत करारा जवाब दे सकेगा, वो भी सूद समेत। भारत ने सीमा पर सटे कई रणनीतिक एयरफील्ड तैयार किए हैं और ऐसी जगहों पर इन टैंक्स को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटे इलाकों में T-15 ZTPQ लाइट टैंक्स को छिपा कर रखा है और ये ऐसे इलाके हैं जहां मीडियम या बड़े आकार के टैंक आसानी से नहीं पहुंच सकते। इसीलिए लाइट वेट यानी हल्के और छोटे आकार के टैंक आसानी से पहुंचकर युद्ध क्षमता बढ़ा पाएंगे। बेशक ये छोटे टैंक हैं, लेकिन मास्टर प्लान के हिसाब से ऐश्वर्या ये बड़ा धमाका चीन पर करेंगे। बिल्कुल निधि, और अब खबर बड़ी है में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके बाद आपको बताएंगे पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे का क्या है रहस्य। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए, खबर बड़ी है।